गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम बात कर रहे हैं बीएससी सेकेंड ईयर फिजिक्स पेपर थर्ड इलेक्ट्रॉनिक्स की। इसमें हमने पहले बात कर चुके हैं इससे पीछे वाले वीडियो में जाल प्रमेय, जिसमें हमने फर्स्ट बात की थी अध्यारोपण प्रमेय, ठीक ना, सुपरपोजिशन थ्योरम। हमारी जो नेक्स्ट थ्योरम है वो है थेवेनिन प्रमेय, ठीक है। थेवेनिन थ्योरम, थेवेनिन थ्योरम। तो देखिए पहली चीज तो ये जो थ्योरम है वो द्विटर्मिनल, ठीक है ना, द्विटर्मिनल नेटवर्क के ऊपर अप्लाई होती है, ठीक है ना, द्विद्वारक जाल के ऊपर, द्विटर्मिनल जाल के ऊपर, ठीक है, जिसमें यहाँ पे एक लोड लगा हुआ होता है, ठीक है। द्विद्वारक जाल आप जानते हो, द्विटर्मिनल जाल आप जानते हो, ठीक है। तो ये थ्योरम क्या कहती है कि इसमें जो द्विटर्मिनल नेटवर्क है इसको हम एक तुल्य परिपथ से बदल सकते हैं, ठीक ना, तुल्य परिपथ में प्रतिस्थापित कर सकते हैं, रूपांतरित कर सकते हैं, जिसमें एक विद्युत सोर्स होगा और एक प्रतिबाधा होगी जेड इक्विवेलेंट, ठीक ना। यहाँ पे ये लोड लगा होगा जेड है, ठीक ना, ये लोड है जेड है, ठीक है। तो जो द्विटर्मिनल जाल है उसको हम एक तुल्य परिपथ में बदल सकते हैं, जिसमें ई इक्विवेलेंट होगा और ई इक्विवेलेंट की जो वैल्यू है वो इन टर्मिनलों को खुला रखकर, ठीक है, ई इक्विवेलेंट की वैल्यू इन टर्मिनलों को खुला रखकर इनके मध्य मापित वोल्टता के बराबर होगी, तथा जो जेड इक्विवेलेंट है, जेड इक्विवेलेंट का मान इन टर्मिनलों के मध्य, ठीक ना, जेड इक्विवेलेंट का मान इन टर्मिनलों के मध्य मापित कुल प्रतिबाधा, कुल इंपीडेंस के बराबर होगा, ठीक है। ये इसका कथन है। तो इसका कथन हम लिख लेते हैं, ठीक है ना, ये तो इसका डायग्राम है और जो कथन है वो लिख लेते हैं कि इस प्रमेय के अनुसार, इस प्रमेय के अनुसार देखिए इसके अंदर बहुत सारी वोल्टताएं लगी हुई है, बहुत सारी प्रतिबाधाएं लगी हुई है, ठीक है। तो इस प्रमेय के अनुसार वोल्टताओं तथा प्रतिबाधाओं युक्त द्विटर्मिनल जाल को, एक तुल्य परिपथ से प्रतिस्थापित, एक तुल्य परिपथ से प्रतिस्थापित कर सकते हैं, जिसमें एक वोल्टता स्रोत, ठीक है, ई इक्विवेलेंट वोल्टता स्रोत इक्विवेलेंट तथा श्रेणी क्रम में एक प्रतिबाधा कौन सी, जेड इक्विवेलेंट लगी हो, ठीक है ना। इसमें क्या है कि वोल्टता तथा प्रतिबाधा हो युक्त द्विटर्मिनल जाल को
एक तुल्य परिपथ से प्रतिस्थापित कर सकते हैं जिसमें एक वोल्टा स्रोत इक्विवेलेंट तथा श्रेणी क्रम में एक प्रतिबाधा जेड इक्विवेलेंट लगी हुई हो, जहां, ठीक है ना, जहां जो इक्विवेलेंट है, जहां वोल्टा स्रोत का विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल, कौन सा विद्युत वाहक बल, इक्विवेलेंट का मान, इक्विवेलेंट का मान जाल के टर्मिनलों को खुला रखकर उनके मध्य मापित वोल्टता, ठीक है ना, इसमें जाल के टर्मिनलों को खुला रखकर उनके मध्य मापित वोल्टता के बराबर होता है तथा जेड इक्विवेलेंट सॉरी थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे कि बराबर होता है तथा जेड इक्विवेलेंट, ठीक है ना, इस जेड इक्विवेलेंट का मान खुले टर्मिनलों के मध्य, खुले टर्मिनलों के मध्य, यहाँ पे दिख रहा है ना, के मध्य मापित प्रतिबाधाओं के मध्य मापित प्रतिबाधा के बराबर होता है, जबकि, ठीक ना, जबकि मैं इसको ऊपर लेकर आ रहा हूं, ये जबकि सभी स्रोतों को, जबकि सभी वोल्टा स्रोतों को, ठीक ना, लिखना चाहो तो लिख लेना, वोल्टा स्रोतों को उनकी आंतरिक प्रतिबाधाओं से प्रतिस्थापित कर दिया जाए, ठीक है ना। ये इसका कथन है कि वोल्टाओं तथा प्रतिबाधाओं युक्त द्विटर्मिनल जाल को एक तुल्य परिपथ से प्रतिस्थापित किया जा सकता है, जिसमें एक वोल्टा स्रोत तथा वोल्टा स्रोत के श्रेणी क्रम में एक प्रतिबाधा होगी, ठीक ना, जहां वोल्टा स्रोत का जो विद्युत वाहक बल है ई इक्विवेलेंट, उसका मान दिए गए जाल के टर्मिनलों को खुला रखकर उनके मध्य मापित वोल्टता के बराबर होता है तथा जेड इक्विवेलेंट का मान दिए उन जो खुले टर्मिनल है उनके मध्य मापित प्रतिबाधा के बराबर होता है, जबकि सभी ऊर्जा स्रोतों को या वोल्टता स्रोतों को उनकी प्रतिबाधाओं से प्रतिस्थापित कर दिया जाए।
ठीक है, ये इसका कथन है। और अब हम जो करने जा रहे हैं वो इस कथन को प्रूफ करने जा रहे हैं, ठीक ना। तो इसको ध्यान से देखना। ठीक है, इस कथन को हम प्रूफ करने जा रहे हैं, ठीक है। तो प्रूफ करने के लिए हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, तो इसमें हम एक नेटवर्क बना लेते हैं। सॉरी, ठीक है। इसके लिए प्रूफ करने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में जो एक सिंपल सा सर्किट बना लो आप। एक ये सोर्स लगा हुआ है, ठीक है ना। ई ये प्रतिबाधा है, ये एक प्रतिबाधा है, ये प्रतिबाधा है, ये लोड लगा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये Z1 है, ये Z2 है, ये Z3 है, और ये ZL है, लोड लगा हुआ है। और एक ये है आपकी, ये ZS। ये Z क्या है? ये जो सोर्स है इसकी आंतरिक प्रतिबाधा है ZS, ठीक है। इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो IS फ्लो हो रही है, ठीक है ना। जो टोटल करंट है सर्किट में वो कितनी फ्लो हो रही है? IS। सोर्स से जो करंट फ्लो हो रही है वो IS करंट फ्लो हो रही है, और इस लोड से जो करंट फ्लो हो रही है, ठीक है, वो IL फ्लो हो रही है, ठीक है ना। IL फ्लो हो रही है। तो इसमें कितनी करंट बच गई? इसमें बच गई IS माइनस IL, ठीक है ना। IS माइनस IL करंट Z3 से फ्लो हो रही है। तो अब हमारे पास एक ये पूरा सर्किट है, ठीक ना, इस तरीके का। ये इस तरीके का सर्किट नहीं था दरअसल। ये जो सर्किट था ये जो द्विटर्मिनल जाल है, ठीक है ना, इस तरीके का सर्किट था। तो इसमें बहुत सारे ये जो प्रतिबाधा है, प्रतिरोध है, कैपेसिटर है, सभी लगे हुए हैं। उन सबको हमने सोल्व करके इसको एक सिंपल फॉर्म में, ठीक है ना, इस तरीके से जो ये जो प्रतिबाधाएं हैं, तो इसमें जो टी फॉर्म है प्रतिबाधाओं की, इस टी फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। और अब इसको हम और भी ज़्यादा सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। इसको हम कन्वर्ट करना चाह रहे हैं कि एक सोर्स होगा इक्विवेलेंट, एक Z इक्विवेलेंट, ठीक है ना, श्रेणीक्रम में, और ये ZL, ठीक है ना। इस तरीके के परिपथ में हम इसको कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। तो इसको इस तरीके के परिपथ में कन्वर्ट करने के लिए हम देखिए यहाँ पे जो कर रहे हैं वो हमारा जो उद्देश्य है वो क्या है। हम यहाँ पे IL की वैल्यू, मतलब लोड से ये IL, ठीक है ना, IL इस लोड से प्रवाहित धारा का मान कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। IL की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास हमको पता चलेगा कि इस करंट से रिलेटेड जो टर्म आ रही है वो कौन कौन सी आ रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे IL इक्वल टू क्या होना चाहिए, यहाँ पे करंट फ्लो हो रही है तो IL इक्वल टू क्या होना चाहिए, E इक्वलेंट अपॉन, ये दोनों श्रेणी क्रम में है तो Z इक्वलेंट प्लस ZL, ठीक है ना। इस तरीके की यदि हमारे पास टर्म आती है तो हम क्या बोलेंगे कि भाई इस परिपथ को, द्विटर्मिनल नेटवर्क को हम इसमें चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो करते हैं। तो देखिए जो IL की वैल्यू निकालनी है, IL की वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पे मान रहे हैं ये जो लूप है ये पास है, ठीक है ना, सेकंड पास, इसको यूज कर रहे हैं।
और इसके यूज से हमको क्या मिल रहा है, Z2IL ठीक है, प्लस ZLIL ठीक है। और हम इधर चल रहे हैं तो यहां से हमको क्या मिल रहा है, ये जो करंट है IS माइनस IL, ये हमारी जो करंट IL फ्लो हो रही है उसकी विपरीत डायरेक्शन में है, तो ये माइनस हो गया। और ये Z3IS माइनस IL, और इसमें कोई वोल्टेज सोर्स है नहीं इसलिए 0 हो गया। यहाँ से आप इसका कैलकुलेशन करेंगे तो देखिए IL और IL, यहाँ पे 3 में IL है ठीक है, जिसकी वैल्यू हमको चाहिए, तो मैं IL को यहाँ से कॉमन ले रहा हूँ ठीक है। तो ये IL, ये Z2 प्लस ZL, और ये माइनस प्लस हो गया, प्लस Z3 ठीक है, इक्वल टू ये माइनस है तो मैंने इसको इधर ले लिया, और ये क्या हो गया Z3 और ये IS, सॉरी I3 नहीं है, इसको ध्यान रखना ये IS है ठीक ना, ये वाला करंट इसमें ये IS माइनस IL, तो ये IS, तो यहाँ से IL की वैल्यू जो आ गई फिर क्या मिली, Z3/Z2 प्लस ZL प्लस Z3 ठीक है, और ये IS ठीक है। तो ये मेरे पास IL की वैल्यू आ गई, लेकिन इसमें एक टर्म आ रही है IS ठीक है ना, IS, तो मुझे ये IS की वैल्यू कैलकुलेट करनी है इस डायग्राम से, इस परिपथ से, और यहाँ पे पुट करनी है, तो मेरे पास कंप्लीट IL की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं IS की वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूँ IS, तो IS ये कंप्लीट करंट है इस परिपथ में फॉलो होने वाली ठीक है। तो करंट क्या होती है, I इक्वल टू V/R, तो यहाँ पे V क्या है, V यहाँ पे E है ठीक ना, और R रिजल्टेंट, इस पूरे परिपथ का जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है ठीक ना, रिजल्टेंट प्रतिबाधा है वो क्या है। तो देखिए पहले तो इतने से पार्ट को लीजिए इसमें, तो इतने पार्ट को लोगे तो Z2 ZL ये दोनों है श्रेणी क्रम में ठीक ना, सीरीज के अंदर है, तो सीरीज में क्या होती है, प्रतिरोध जुड़ जाते हैं, तो Z2 प्लस ZL ये जुड़ गए ठीक ना। अब ये इसका रिजल्टेंट और ये Z3 ये एक दूसरे के समानांतर हो गए ठीक ना, पैरेलल हो गए, तो पैरेलल में क्या हो जाते हैं 1/Z3 ठीक है। तो इसका ये 1/Z ठीक ना, ये रिजल्टेंट ये हो जाएगा, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा Z3 और Z2 प्लस ZL और प्लस Z3 ठीक है, ये हो गया। और तो इसको आप Z वैल्यू कैलकुलेट करेंगे इतने रिजल्टेंट की, तो ये क्या मिल जाएगा आपको Z2 प्लस ZL और Z2 प्लस ZL प्लस Z3 ठीक है ना, ये Z मिल जाएगा आपको ठीक है, ये वैल्यू Z की मिल जाएगी। ये इतने से पार्ट की वैल्यू मिल गई आपको ठीक है। अब यहाँ पे श्रेणी क्रम में ZS और Z1 भी है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस इसमें ZS और Z3, ये Z1 और जोड़ दो ZS प्लस Z1 ठीक है, तो ये यहाँ पे पुट कर दो, ये वैल्यू यहाँ पे पुट करो ठीक है। तो ये मिल गई आपको ZS प्लस Z1 प्लस कंप्लीट ये वैल्यू Z3 Z2 प्लस ZL अपॉन Z2 प्लस ZL प्लस Z3 Z2 प्लस ZL प्लस Z3 ठीक है। तो ये हट गई यहाँ से ठीक है। तो ये IS की वैल्यू ये आई है हमारे पास ठीक है, IS की वैल्यू ये आई, तो यहाँ से IL की वैल्यू क्या हो जाएगी, अतः IL की वैल्यू क्या मिलेगी, ये Z3 अपॉन Z2 प्लस ZL प्लस Z3 ठीक है। ये IS की वैल्यू हम पुट कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये E अपॉन ZS प्लस Z1
जेड एस प्लस जेड वन प्लस जेड थ्री और जेड टू प्लस जेड टू प्लस जेड एल अपॉन जेड टू प्लस जेड एल प्लस जेड थ्री। ठीक है, इसको थोड़ा सा सोल्व कर लो। सोल्व करोगे तो क्या मिलेगा, देखिए इस टर्म को ये लघुत्तम आ जाएगी, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, और लघुत्तम आने के बाद ये इससे मल्टीप्लाई होने के बाद ये टर्म और ये टर्म एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगी। ठीक है ना, ये और ये टर्म एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगी, तो मेरे पास आई एल क्या बचेगा। ठीक है ना, ध्यान दे लेना, इधर वापस बता रहा हूं, ये प्लस में है तो ये इसके साथ ये लघुत्तम में आ गया और साथ में ये टर्म इससे मल्टीप्लाई हो गई। ठीक है, और अब ये और ये टर्म एक दूसरे के बटा में है तो ये इससे कैंसिल हो गई, और अब जो बच रहा है मेरे पास, क्या बच रहा है, वो Z3 और E ये अपॉन। ठीक है, क्या बच रहा है, ZS प्लस Z1 और Z2 प्लस ZL प्लस Z3 ये इससे मल्टीप्लाई में हो गई, और प्लस ठीक है, ये प्लस Z3 ये वाली टर्म Z2 प्लस ZL। ठीक है, ये IL का वैल्यू आ गया, कौन सा, ये वाला। ठीक है, करंट की वैल्यू IL तो आ गई, लेकिन इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। ठीक ना, सोल्व करते हैं, जिससे हमारे पास जो I इक्वल टू V अपॉन R प्लस RL की फॉर्म आ जाए। तो इसको थोड़ा सा आगे सोल्व करते हैं, और सोल्व करने के लिए देखिए यहां से ध्यान दे लेना थोड़ा सा, ये जो Z2 प्लस ZL है इसको मैं कॉमन ले रहा हूं, Z2 प्लस ZL, यहाँ पे भी Z2 प्लस ZL। ठीक है ना, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो ये जो IL की वैल्यू मिली, IL इक्वल टू Z3E अपॉन मैं यहाँ से Z2 प्लस Z2 प्लस ZL मैंने ये कॉमन लिया है यहाँ से, तो क्या बचा, देखो Z2 प्लस ZL ये यहाँ से कॉमन आ गया, और ये कंप्लीट इससे मल्टीप्लाई हो रहा है ZS प्लस Z1। ठीक है ना, ZS प्लस Z1 इससे कंप्लीट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एक तो ये बच गया। ठीक है ना, और प्लस ये इसका जो पार्ट है Z3 ये बच गया। ठीक है ना, इसके बाद में ये प्लस और ये जो Z3 ZS प्लस Z1 ये बच गया। ठीक है ना, ये Z3 और ZS प्लस Z1 इसके मल्टीप्लाई में ये बच गया। ठीक है, अब यहां से देखिए मैं ये जो टर्म आई है ZS प्लस Z1 प्लस Z3 इसको भी कॉमन ले रहा हूं, IL इक्वल टू Z3 E अपॉन मैं अब कॉमन ले रहा हूं ZS प्लस Z1 प्लस Z3। ठीक है, इसको जब मैंने कॉमन लिया तो बचा क्या, Z2 प्लस ZL। ठीक है, ये बच गया, प्लस यहाँ पे ये टर्म है नहीं, इसका मतलब ये Z3 ZS प्लस Z1 ये इसके बटा में आ गया। ठीक है ना, ZS प्लस Z1 प्लस Z3। ओके, ठीक है, अब इसको हटा रहा हूं मैं। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इसको और सोल्व करो, IL इक्वल टू मैं इस टर्म को लिख रहा हूं Z3E अपॉन। ठीक है ना, इस टर्म को इसके साथ लिख रहा हूं ZS प्लस Z1 प्लस Z3, और फिर ये बटा में लगा रहा हूं मैं Z2 प्लस
Z3 ZS प्लस Z1 अपॉन ZS प्लस Z1 प्लस Z3। ठीक है, ये अपना अलग हो गया और प्लस ZL। ठीक है, तो ये कंप्लीट IL की वैल्यू आई और इस IL की वैल्यू का आप कंपेयर कर लीजिए। ठीक है, इसका कंपैरिजन कीजिए। मैं ये सर्किट बना रहा हूँ, ये है इक्विवेलेंट, ठीक ना, एक सोर्स लगा हुआ है और एक यहाँ पे Z इक्विवेलेंट लगा हुआ है और एक लोड लगा हुआ है यहाँ पे ZL। ओके, और इसमें IL करंट फ्लो हो रही है। तो इस IL करंट की वैल्यू यहाँ से देखिए, IL करंट की वैल्यू कितनी होगी पूरे परिपथ में, तो ये इक्विवेलेंट होगी। ठीक है, साथ में ये दोनों श्रेणी क्रम में है तो Z इक्विवेलेंट होगी प्लस ZL होगी। ठीक है, तो आप इसका इसके साथ कंपैरिजन करोगे IL का, तो आपको यहाँ पे इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या मिलेगी, इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या मिलेगी, Z3E अपॉन दिख रहा है ना इधर, Z3E अपॉन ZS प्लस Z1 प्लस Z3। ठीक है, ये इक्विवेलेंट की वैल्यू मिली और Z इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या मिलेगी, Z इक्विवेलेंट Z2, इसके साथ कंपैरिजन किया तो Z2 प्लस Z3 ZS प्लस Z1 अपॉन ZS प्लस Z1 प्लस Z3। ठीक है ना, और ये कितना था, IL इक्वल टू इक्विवेलेंट अपॉन Z इक्विवेलेंट प्लस ZL। ठीक है ना, प्लस ZL ये लोड। तो आप यहाँ पे जो अपना परिपथ था ना, ठीक है, उस परिपथ में आप ZL लोड को हटा के, ठीक है, और इसमें Z इक्विवेलेंट कैलकुलेट करोगे तो आपको ये ही प्राप्त होगी। ठीक है, तो ये IL, तो यहाँ पे आपने देख लिया, इस जो IL है इसको हम लिख सकते हैं E इक्विवेलेंट अपॉन Z इक्विवेलेंट प्लस ZL। ठीक है, देखो भी यहाँ से थोड़ा सा और दे दो, ठीक है ना। इससे देखो, इस IL से हम एक सर्किट का निर्माण कर सकते हैं। वो इससे देखिए, देखो ये हमारा दिया गया सर्किट डायग्राम है। Z1 Z2 Z3, ठीक ना, ZS सॉरी IS ZS। ओके, ये IL। ठीक है, यहाँ पे देखिए Z इक्विवेलेंट, इस सर्किट से आप Z इक्विवेलेंट निकालोगे, Z इक्विवेलेंट। तो Z इक्विवेलेंट निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, इस ZL लोड प्रतिरोध को हटा दो। ठीक है ना, लोड प्रतिरोध को हटा दो और यहाँ पे जो सोर्स है, ठीक है ना, इसको हटा दो और इनके बीच के अंदर, ठीक है ना, इसके मध्य में ठीक है ना, इसको हटा के इसको इसकी ZS से प्रतिस्थापन कर दो और यहां से यदि आप Z इक्विवेलेंट देखोगे, ठीक है ना, जब सोर्स को उसकी आंतरिक प्रतिबाधा से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तो, ठीक है ना, मापित खुले टर्मिनलों के मध्य मापित जो प्रतिबाधा होती है वो देखिए, यहाँ पे देखो कितनी होगी, ZS Z1, ये दोनों श्रेणी क्रम में है। ठीक है, तो ये Z1 प्लस ZS हो गई, ठीक है ना, Z1 प्लस ZS हो गई और ये Z1 प्लस ZS इसके समांतर क्रम में हो गई। इसका मतलब जो यहाँ से रिजल्टेंट आएगी वो होगी Z3 अपॉन Z1 प्लस
एस प्लस जेड 3, ठीक है ना, ये हो गई। और ये इसके इस श्रेणी क्रम में है तो ये Z2, तो Z इक्वल टू Z2 प्लस Z3 और Z1 प्लस ZS अपॉन Z1 प्लस ZS प्लस Z3, ठीक है। देखिए यहाँ से आई है Z2 प्लस Z3 प्लस Z3 और मल्टीप्लाई Z1 प्लस ZS, ठीक है, अपॉन ZS प्लस Z1 प्लस ZS Z1 Z3, ठीक है। इसका मतलब इसको हम इक्विवेलेंट लिख सकते हैं और जो बच्चा पार्ट है उसको हम इक्विवेलेंट लिख देंगे, ठीक है। और ये लोड प्रतिरोध है, तो हम जो ये परिपथ था यहाँ पे ZL, ठीक है ना, E, इस परिपथ को हम इस परिपथ में कन्वर्ट कर सकते हैं इक्विवेलेंट Z इक्विवेलेंट, ठीक है, और ZL, ठीक है। यही थेवेनिन प्रमेय थी जो कि हमने प्रूफ कर दी है, ठीक है। ये यहाँ तक समझ में आ गई होगी, नहीं आए तो एक बार रिवाइज करके फिर देखना, ये समझ में आ जाएगी, ठीक है। आज इतना ही, और नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, ठीक है। धन्यवाद।